आज पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, एक्सेसिव लोन्स और इंटरनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। पीने का पानी नहीं है, परेशान हो गए, एक एक बंदे के पास गए, नहीं मान रहे। Poverty in Pakistan has been on the rise, with millions of people unable to earn more than $3.65 per day. 1 million informal workers may lose their job. उसने 2 वक्त की रोटी के लिए जेल का रास्ता चुन लिया है। पेट भरने के लिए पाकिस्तान के लोग जेल जाने तक को तैयार हैं। और इस बार हालात इतने सीरियस हैं कि लगता है एक बार फिर से पाकिस्तान को दूसरा बंटवारा देखना पड़ जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिसोर्स रिच प्रोविंस है, उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वतंत्रता की घोषणा यहाँ पर की है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा बलोच फाइटर्स पाकिस्तानी आर्मी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। बॉम्बिंग और एम्बुश की न्यूज कॉमन हो गई है, लोग गायब हो रहे हैं और ये सिचुएशन डे बाय डे और सीरियस होती जा रही है। लेकिन बड़ी खबर आ गई है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कई हमले हुए हैं। बलोच आर्मी ने कहा है कि 4 शहरों पर हमने पाकिस्तान पर हमला किया है। और बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खरान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। अगर यही हाल रहा तो साउथ ईस्ट एशिया का मैप हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स तक सब कुछ आर्मी ही कंट्रोल करती है। एज इंडियंस ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग बात है कि पाकिस्तान की आर्मी चीनी बनाने से लेकर रियल एस्टेट तक कई तरह के बिजनेस करती है। इसीलिए हर बार पाकिस्तान में जब भी कोई पीएम पावरफुल होने लगता है, आर्मी तख्ता पलट कर देती है और एक नए पपेट पीएम को बिठा दिया जाता है। आज पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, एक्सेसिव लोन्स और इंटरनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है और इस बार हालात इतने सीरियस हैं कि लगता है एक बार फिर से पाकिस्तान को दूसरा बंटवारा देखना पड़ जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिसोर्स रिच प्रोविंस है, उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बलोच लीडर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। अब तो सिंध प्रोविंस में भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं, वो भी अपने लिए एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा बलोच फाइटर्स पाकिस्तानी आर्मी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। बॉम्बिंग और एम्बुश की न्यूज कॉमन हो गई है, लोग गायब हो रहे हैं और ये सिचुएशन डे बाय डे और सीरियस होती जा रही है। आज भी बलूचिस्तान की असली कहानी लोगों को पता ही नहीं है और इसीलिए अगर आपको बलूचिस्तान के इस मुद्दे को समझना है तो हमें उस जगह से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से ये सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ था। जिस तरह हमारे देश में स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान में उसी तरह प्रोविंसेस होती हैं और पाकिस्तान में ऐसी 4 प्रोविंसेस हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, किसी दौर में ये एक आजाद मुल्क हुआ करता था और उस जमाने में यहाँ का नाम कलात हुआ करता था और यहाँ के लीडर को खान ऑफ कलात कहा जाता था, जिसके अंडर कई कबीले आते थे जिनकी अपनी सेना थी और इनके अपने ही कानून हुआ करते थे। लेकिन कलात की तकदीर तब बदली जब ब्रिटिश एम्पायर ने अपना स्ट्रेटेजिक गेम स्टार्ट किया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के बीच एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था जिसे द ग्रेट गेम कहते हैं। ये वो दौर था जब रशियन एम्पायर सेंट्रल एशिया और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर रहा था। एक और रशियन एम्पायर अपना एरिया बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ इस एग्रेसिव अप्रोच से ब्रिटिशर्स को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। ब्रिटिशर्स का मेन कंसर्न था कि कहीं रशिया अफगानिस्तान से आगे भारत तक ना पहुंच जाए। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि रशिया के साथ किसी भी तरह की लड़ाई से बचने के लिए ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच एक बफर जोन होना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को बफर जोन बनाने का फैसला किया। इस प्लान के लिए ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान तक एक सेफ और सिक्योर रास्ता चाहिए था, लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट थी। यहाँ बीच के पार्ट पर सिख डायनेस्टी के रूलर महाराजा रंजीत सिंह का कंट्रोल था और उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाने के लिए साफ मना कर दी। इसलिए ब्रिटिशर्स के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, जो कि कलात का एरिया था। खान ऑफ कलात को सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद उसके साथ एक समझौता किया। ब्रिटिशर्स खान ऑफ कलात को फंड देंगे और बदले में ब्रिटिशर्स अपने उस पैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे। और इस वक्त तक ब्रिटिशर्स का मकसद इस एरिया को सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही था, ना ही उन्हें वो एरिया जीतकर ब्रिटिश इंडिया में लाना था और ना ही उन्हें वहां के लोकल लोगों के साथ डील करना था। वैसे भी दूर दूर तक सिर्फ सूखे पहाड़ और रेगिस्तानी था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पर राज करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सिर्फ उस पैसेज पर ही फोकस करेंगे
जहां से वो अपनी आर्मी भेजने वाले थे। इसीलिए 1839 में सिर्फ बोलन पास से गुजरने का एग्रीमेंट हुआ। लेकिन जब बाकी के बलोच कबीलों ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हम गलत इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जिसकी बात उसके अपने ही लोग नहीं सुन रहे हों तो लीडर को ही चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए खान मेहराब को हटा दिया गया और वहां उन्होंने अपने पपेट रूलर शाह नवाज खान को बिठा दिया। ये एरिया कलात का नॉर्थ वाला पार्ट था जहां पर ब्रिटिशर्स अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे और बाकी का सदर्न पार्ट वहीं के लोकल रूलर्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे। बदले में उन्हें ब्रिटिशर्स फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन जिस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे उस तरह ब्रिटिशर्स ने कलात को कभी भी कंट्रोल नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने इस वक्त अफगानिस्तान और ईरान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था और वो अब कलात स्टेट की बाउंड्री भी डिसाइड करने लगे थे। जैसा कुछ एरियाज ईरान में और कुछ एरियाज अफगानिस्तान में चले गए, इससे ईरान और अफगानिस्तान खुश हो गए, जैसा कि ब्रिटिशर चाहते भी थे। अब ये हुआ कि कलात स्टेट का एरिया कम हो गया और साथ ही ब्रिटिशर्स के पास एक सिक्योर्ड बफर जोन भी बन गया। इसी बाउंड्री की डिमार्केशन की वजह से आज भी बलोच कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ साथ हमें ईरान और अफगानिस्तान तीनों देशों में देखने को मिलती है। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स ने कलात स्टेट के ऊपर अपना अच्छा खासा दबदबा बना दिया था। 1876 में ट्रीटी ऑफ कलात साइन हुआ, जिसमें कलात को एक सोवरन स्टेट माना गया था। इंटरनल मैटर्स कलात के कंट्रोल में रखे गए और फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के पास आ गई। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने अभी तक खान ऑफ कलात या कलात स्टेट के बारे में ही बात की है, कहीं पर भी बलूचिस्तान का नाम नहीं आया है। तो सवाल ये है कि कलात का नाम बलूचिस्तान कैसे पड़ा। दरअसल साल 1887 तक जो नॉर्दर्न एरिया ब्रिटिशर्स के पास था, वहाँ छोटे छोटे रेबल्स उन्हें तंग करते रहते थे। इसीलिए बलोच कम्युनिटी को खुश करने के लिए, बलोच आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल वाले एरिया को ब्रिटिश बलोचिस्तान का नाम दिया। इसके बाद अगले 60 सालों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे भारत की आजादी का टाइम नजदीक आ रहा था, असली खेल अब शुरू होने वाला था। 1947 में जब बंटवारा होने वाला था और पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही थी, इस वक्त खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें भी एक आजाद देश का दर्जा मिलने वाला है, क्योंकि वो कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं थे। क्योंकि जो एरिया ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, उन्हें आजादी के बाद 3 ऑप्शन दी गई थी, या तो वो भारत में मिल जाए, या फिर वो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर तीसरी ऑप्शन में वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर भी रह सकते थे। जो नॉर्दर्न एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, वो सिर्फ एक लीज एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिशर्स के पास था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आजाद होता है, खान ऑफ कलात भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। 1948 की शुरुआती साल में जिन्ना ने छोटी रियासतें जैसे लास बेला, खराना और मकरान के चीफ को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद अब कलात एक लैंडलॉक स्टेट बनकर रह गया था। अब पूरी गेम पाकिस्तान के पास आ गई थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मोहम्मद अकबर खान ने मार्च 1948 को कलात के अंदर आर्मी भेज दी। अपनी हार मानते हुए खान ऑफ कलात को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और इसके बाद पाकिस्तान में जहां पर भी बलूच कम्युनिटी रहती है, उन सभी को क्लब करके एक सिंगल प्रोविंस बना दिया गया, जिसका नाम बलूचिस्तान रखा गया। लेकिन बलूच लोगों ने पाकिस्तान को अपना देश कभी माना ही नहीं। खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान में मिलने का पूरी तरह से विरोध किया। वो पहले पाकिस्तानी थे जो अपनी आर्मी के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड गोरिल्ला कमांडर बने और वो पहाड़ों में छुपकर हमला किया करते थे। इन्होंने 100 से 150 लोगों को इकट्ठा किया और बलोच लिबरेशन कमेटी बना ली और ये खुरान और नुस्की हिल्स में छुपकर पाकिस्तानी आर्मी पर बुरी तरह से हमला करते रहे, मानो जैसे वो पाकिस्तानी फौज के साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहे हों। इससे निपटने के लिए 8 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी आर्मी ने एक गेम प्लान बनाया। पाकिस्तानी आर्मी अब्दुल करीम से बात करती है और वो कुरान की कसम खाकर उनसे ये कहकर सरेंडर करवाती है कि अगर वो अपने हथियार डाल दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया, पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें धोखा दे दिया और अब्दुल करीम और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी, इसीलिए पाकिस्तान के रूलर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में ऐसे विरोध से बचने के लिए उन्हें एक ही आइडियोलॉजी में बांधकर एक सिंगल यूनिट बनाना होगा। इसीलिए 1955 में पाकिस्तान ने एक 1 यूनिट पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को मिलाकर एक सिंगल प्रोविंस बना दिया गया। इससे बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। बलोच लीडर्स ने इसका खुलेआम विरोध किया
और उनका कहना था कि जब जमीन हमारी है, रिसोर्सेज हमारे हैं, तो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दिया जा रहा है। फिर 1958 में एक सीनियर बलोच ट्राइबल लीडर नवाब नौरूज खान ने एक बार फिर आर्म रिवोल्ट छेड़ दिया। वो 1 यूनिट पॉलिसी के खिलाफ थे। उन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट की, पर पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें और उनके लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। नौरोज खान को तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, पर उनके 7 बेटों को फांसी की सजा दी गई। इससे बलोच कम्युनिटी में आक्रोश भर गया। इसके बाद अब छोटे छोटे बलोच ग्रुप्स पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते रहते थे। आखिरकार थक हार कर 1970 में इस 1 यूनिट पॉलिसी को ऑफिशियली खत्म किया गया और उसी साल दिसंबर 1970 में पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले जनरल इलेक्शन कराए गए। ये इलेक्शन नेशनल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर करवाए गए थे, मतलब सेंटर और स्टेट में एक साथ इलेक्शन हो रहे थे। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तब भले ही बलोच लोगों के पास उनका बलोचिस्तान तो था, पर इसे इनिशियली एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया था। इसका मतलब था कि ये एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में था। इस वक्त यहाँ किसी भी तरह की लोकल लेजिस्लेचर या असेंबली नहीं थी और इस तरह का मॉडल इंडिया में भी था। जैसे हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार आइलैंड भी किसी वक्त चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। ये वही इलेक्शन थे जिसमें मेजोरिटी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के पास थी, लेकिन लाहौर के लीडर्स अपनी शर्मनाक हार का सामना नहीं कर पाए। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी मेजोरिटी में थी, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की एलीट क्लास कभी भी ईस्ट पाकिस्तानियों को अपने से ऊपर नहीं देख सकते थे। आपने नोटिस भी किया होगा, पाकिस्तान की टॉप पोजीशन को संभालने वाले लोग या तो लाहौर से होते हैं या फिर इस्लामाबाद से। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें पावर देने से मना कर दिया। पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू होते हैं, ईस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म किए गए और फिर भारत बीच में आता है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रॉपर वॉर होती है, जिसमें पाकिस्तान की शर्मनाक हार होती है और नतीजा दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके एक नया देश बनाया जाता है, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। बांग्लादेश बनने के बाद फाइनली 1972 में पाकिस्तान के बचे हुए इलाकों में भी इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथों में पावर दी जाती है। बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी NAP को मेजोरिटी हासिल हुई। NAP एक बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी थी जो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस जीतकर सरकार बनाने वाली थी और सरदार अताउल्ला मेंगल को बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ये बलूचिस्तान की पहली डेमोक्रेटिक सरकार थी और अब लोगों को लग रहा था कि अब उन्हें उनके राइट्स पीसफुली मिल जाएंगे। बलूचिस्तान के कई गांव आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। ना वहाँ बिजली है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। जब तक किसी रीजन का यूज सिर्फ वहाँ के मौजूद रिसोर्सेज के लिए किया जा रहा हो और वहाँ के लोगों की आवाज को इग्नोर किया जा रहा हो, तो विद्रोह पैदा होना नेचुरल है। बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। ग्वादर पोर्ट को एशिया का दुबई बनाने का सपना दिखाया गया। चाइना ने पाकिस्तान के साथ 114 से ज्यादा MOU साइन किए और बलूचिस्तान के पूरे कोस्टल रीजन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भर दिया गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए ये रीजन स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया। चाइना के लिए सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ने का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना के ड्रीम प्रोजेक्ट को CPEC से जोड़ा गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर से लेकर अक्साई चीन से होता हुआ चाइना पहुंचाया गया है और इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। CPEC के जरिए जो डेवलपमेंट की बात हुई थी, उसमें बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए था। लैंड अलॉटमेंट डायरेक्टली फेडरल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को दी गई, जिसकी वजह से जो रोजगार बलूचिस्तान के लोकल लोगों को मिलना चाहिए था, वो चाइनीज कंपनी को दिया गया। नए रोजगार तो छोड़िए, जो काम वो ऑलरेडी कर रहे थे उस पर भी रोक लगा दी गई। सिर्फ ग्वादर नहीं, सैंडक और चगाई के कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट्स भी चाइनीज कंपनी को दिए गए। लेकिन ये सिर्फ रिसोर्सेज का मसला नहीं है, ये एक कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के क्राइसिस का इशू भी है और नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक्शन मोड में लगातार हमले करती रहती है। साल 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को बनाया गया था। वैसे तो पास्ट में बलोच लोगों ने कई ग्रुप्स बनाए थे, लेकिन BLA अभी तक का इनका सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, जो आज भी चाइनीज इंजीनियर्स, गैस पाइपलाइंस और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हैं। बाद में कई और ग्रुप्स जैसे बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर 2018 में एक अम्ब्रेला फ्रंट बनाया गया, BRAS, बलोच राजी अजोई सांगर, और 2022 में एक और नया ग्रुप बना, बलोच नेशनल आर्मी BNA। इससे ये सारे ग्रुप्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस सिर्फ स्लोगन्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि बीते कुछ सालों में बलूचिस्तान लिटरली एक बैटलफील्ड बन गया है। 11 मार्च 2025 को कोटला से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को बोलन पास के नजदीक हाईजैक किया जाता है। ट्रैक पर 8 किलो का IED ब्लास्ट किया गया और ट्रेन
डिरेल हो गई। उसके बाद बीएलए के मिलिटेंट्स ने ट्रेन पे कब्जा किया। औरतें, बच्चे और बलोच पैसेंजर्स को छोड़कर बाकी सबको हॉस्टेज बना लिया गया। बीएलए की डिमांड थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 48 घंटे के अंदर अंदर छोड़ दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन बोलन लॉन्च किया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए के 64 लोग मारे गए, लेकिन बीएलए का कहना है उन्होंने 50 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स को एलिमिनेट किया। इसी साल बीएनए और बीआरएएस ने मिलकर 72 कोऑर्डिनेट्स पर अटैक किया है, और ये अटैक्स अब छोटे मोटे नहीं रहे बल्कि सिस्टेमेटिक मिलिट्री रेड्स बन चुके हैं। कई शहरों में डेली बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ग्वादर के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे फायरिंग हो रही है, और इवन एक स्कूल बस पे भी ब्लास्ट हुआ है, जो दिखाता है कि इस जंग में अब आम जनता भी सेफ नहीं है। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं रह गया है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स आज बलूचिस्तान से होते हुए गुजर रही है। सीपैक के जरिए चाइना ने बलूचिस्तान में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लोकल लोगों के काम की नहीं है। सिर्फ चाइना और चाइनीज कंपनीज को ही इसका फायदा मिल रहा है, मतलब चाइना का पैसा वापस चाइना जा रहा है। इसीलिए बार बार चाइनीज इंजीनियर्स पर अटैक हो रहे हैं। इंडिया ऑफिशियली बलूचिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन 2016 के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किला से बलूचिस्तान का मेंशन किया, पाकिस्तान ओपनली कहने लगा कि बलोच अनरेस्ट में इंडिया का हाथ है। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनने की मांग करता ही है, लेकिन साथ ही अब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी आजादी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो साउथ ईस्ट एशिया का मैप हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। जो पाकिस्तान आज हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो शायद आने वाले समय में सिर्फ इतना सा ही देखने को मिलेगा।